डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, हमारे पास है क्लास 8 का सोशल साइंस बुक है, चैप्टर 10 हिस्ट्री का ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में दिया हुआ है चेंज इन आर्ट्स, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर। देखिए यहाँ पे चेंज इन आर्ट्स, आर्ट्स का मतलब हो गया कला, कला में बदलाव, परिवर्तन, चित्रकला और वास्तुकला। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, पिक्चरस्क्यू, मैंसन, इनविंसिबल और रामपार्ट्स। इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग बतलाया हुआ है। सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है पिक्चरस्क्यू, इसका मतलब होता है कि मनमोहक होगा, ए पैलेस या एक महल या फिर कोई बिल्डिंग हो गया, पुरानी बिल्डिंग। सीन दैट लुक्स प्रीटी, जो सुंदर दृश्य उसका होता है। और मैंसन हो गया हवेली, जिसको बोलते हैं, लार्ज इंप्रेसिव हाउस। और इंसिबल का मतलब सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैनॉट बी डिफीटेड, इतना शक्तिशाली कि उसे हराया ना जा सके। रामपार्ट्स और डिफेंसिव ब्रॉड टॉप्ड वॉल, मतलब एक ऐसा दीवार, रक्षात्मक दीवार जो ऊपर में चौड़ी हो, इस तरह का। आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट हिंदी स्टोरी बतला दे रहा हूँ। आप लोग तो इंग्लिश में बुक देख ही रहे हैं। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है कॉलोनियल। कॉलोनियल जो होता है उसका मतलब होता है हिंदी में औपनिवेशिक। इसका अर्थ समझ लीजिए, औपनिवेशिक का मतलब होता है कि वे लोग जो दूसरे देशों से आते हैं और किसी देश में बस जाते हैं, उन लोग औपनिवेशिक कहलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में अंग्रेज लोग आए थे और इसमें लंबे समय तक यहीं पे बसे हुए रह गए थे, तो उन लोग हम लोगों के लिए औपनिवेशिक हो गया, इस तरह से हो गया। तो चलिए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान विभिन्न कला रूपों और शैलियों का विकास हुआ। औपनिवेशिक शासन मतलब विदेशी शासन हो गया। विदेशी शासन के दौरान कई कला और इस तरह की चीज़ों का विकास हुआ। भारतीय कलाकारों ने स्थानीय संरचकों और भारतीय बाज़ारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अनुकूलित किया। इसमें हमारा जो मार्केट था, तो उसे अनुकूलित करने के लिए हमारे जो कलाकार थे उन लोग भी काम किए, उसमें अपना परिश्रम लगाए। आप पाएंगे कि दृश्य कला के कई रूपों की उत्पत्ति उसी काल में हुई थी। ऐसे कला रूपों के उदाहरण हैं उस समय में, उस काल में जो है, देखिए क्या क्या चीज़ें बनी थी। गुंबद, स्तंभ और मेहराबों वाली भव्य सार्वजनिक इमारतें। मेहराबों मतलब हो गया आपका जो आर्चेस, उसमें जो चित्रकारी होता है, ये हो गया। सुंदर परिदृश्य, किसी चित्र में यथार्थवादी मानव छवि या मशीनों द्वारा मुद्रित चित्र। यथार्थवादी मतलब इस तरह का लगे कि बिल्कुल कोई वही चीज़ हो, मतलब रियल लगना चाहिए। और मशीनों द्वारा कई इस तरह के चित्र प्रिंटिंग किए जाते थे। और इस चैप्टर में हम लोग औपनिवेशिक काल के दौरान दृश्य कला की दुनिया में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। क्या क्या बदलाव आए थे उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और यह भी देखेंगे कि ये परिवर्तन राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद के व्यापक इतिहास से कैसे जुड़े थे। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है न्यू फॉर्म्स ऑफ इम्पीरियल आर्ट्स, मतलब शाही कला के नए रूप। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश व्यापारियों और शासकों के साथ कई यूरोपीय कलाकार भारत आए। यूरोपीय कलाकार यूरोप से हमारे देश में आए थे। ये कलाकार अपने साथ चित्रकला की नई शैलियाँ और नई परंपराएं लेकर आए। उनके बनाए चित्र यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने पश्चिम में भारत की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार लेकर आए थे। यथार्थवाद मतलब रियलिज्म जो हो गया, मतलब सेम जो चीज़ें बनाना, जो जैसी होगी वैसी ही बनाना, वो हो गया रियलिज्म। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यह विचार इस विश्वास पर आधारित था कि कलाकारों को आँख में जो दिखता है उसे ईमानदारी से चित्रित करना चाहिए, ऐसा देखा गया। इसका मतलब था कि कलाकार जो भी पेंटिंग बनाए वह वास्तविक और जीवंत दिखनी चाहिए, रियल लाइफ लाइक, मतलब बिल्कुल लगे कि जीवित है। यथार्थवाद के विचार के साथ यूरोपीय कलाकार अपने साथ तेल चित्रकार की तकनीक भी लेकर आए। देखिए ऑयल पेंटिंग मतलब इस तरह का, उसमें चमकदार कुछ होना चाहिए। तो ऑयल से क्या पेंटिंग करते थे अभी तो जानना संभव नहीं है, या फिर जो चित्रकार है उन्हें ही पता चलेगा। इस तकनीक ने कलाकारों को ऐसे चित्र बनाने में सक्षम बनाया जो बिल्कुल वास्तविक लगते थे। भारतीय कलाकार अभी तक इस तकनीक से परिचित नहीं थे। यहाँ के जो कलाकार थे उन्हें इस तकनीक का पता नहीं था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत आने वाले सभी यूरोपीय कलाकार एक ही दृष्टिकोण से प्रेरित नहीं थे। उनके द्वारा चित्रित विषय विविध थे, लेकिन वे सदैव प्रतीत होते थे। देखिए यहाँ पे उन लोगों का, जितने भी कलाकार आते थे, कुछ न कुछ डिफरेंट थिंकिंग था उन लोगों के अंदर। इन चित्रों के माध्यम से ब्रिटेन, उसकी संस्कृति, उसकी शक्ति और उसके लोगों की श्रेष्ठता पर जोर देना, मतलब वे लोग यूरोप से आए थे तो अपने ही देश की प्राथमिकता देते थे
ब्रिटेन का, इंग्लैंड का जो है उसको ही श्रेष्ठ बतलाते थे, उसकी श्रेष्ठता पर जोर देते थे। नेक्स्ट दिया हुआ है डिपिक्शन ऑफ पिक्चरेस्क्यू सीन्स, मतलब मनमोहक दृश्यों का चित्रण। एक लोकप्रिय शाही परंपरा मनमोहक परिदृश्य चित्रकला थी। इस कला परंपरा में भारत को एक आकर्षक भूमि के रूप में चित्रित किया गया था। इसके परिदृश्य को उबड़ खाबड़ और जंगली के रूप में चित्रित किया गया था, जो मानव हाथों से अछूता था। मतलब लोग इसके बारे में इस तरह से नहीं जानते थे, और इंडिया को इस तरह से सुंदर तो दिखाया गया, लेकिन कुछ इस तरह का दिखाया गया, उबड़ खाबड़ जंगल झाड़ यहाँ पे जो है, उस हिसाब से पहले इंडिया में हमारा काफ़ी जंगल था, उस हिसाब से इसको दिखाया गया, जो लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। थॉमस डेनियल और उसके भतीजे विलियम डेनियल इस परंपरा के सबसे प्रसिद्ध कलाकार में से थे। वे दोनों 1785 में भारत आए। उन्होंने भारत में ब्रिटेन के नवजीवित क्षेत्रों के परिदृश्य तैयार किए जो बहुत आकर्षक थे। ब्रिटेन के मतलब इंग्लैंड का कैनवास पर उनके बड़े तेल चित्रों को ब्रिटेन में प्रदर्शित किया गया था। इन चित्रों को उन अंग्रेज़ों ने खरीदा था जो ब्रिटेन के साम्राज्य के बारे में जानने के इच्छुक थे। यहाँ पे बनाए थे इस तरह के चित्र, और फिर ब्रिटेन के बड़े बड़े जो लोग थे उन लोगों ने भी पसंद किया उसे और खरीदा भी था। डेनियल द्वारा बनाई गई पेंटिंग में भारत की प्राचीन सभ्यता और गौरव को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया। प्राचीन गौरव को भव्य इमारतों और खंडहरों के मध्य से चित्रित किया गया था, और यह विश्वास दिलाया गया था कि ब्रिटिश शासन के तहत यह क्षयकारी सभ्यता को पुनर्जीवित किया जा सकता है। मतलब है कि ये जो सभ्यताएं खत्म हो गई है या कमज़ोर पड़ गई, उसे फिर से ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसे अच्छा किया जा सकता है, पुनर्जीवित किया जा सकता है। थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल ने अपने चित्रों में ब्रिटिश शासन के दौरान 18वीं शताब्दी में नए कलकत्ता के निर्माण को दिखाया। वे ऐसे चित्र बना रहे थे कि मतलब और जो है कलकत्ता को और विकसित किया जा सके। मतलब उस समय जो है कलकत्ता देश की राजधानी थी, उन लोगों को आने जाने में ज़्यादा सुविधा होता था, कलकत्ता सबसे बड़ा शहर था। इन चित्रों में कलकत्ता के चौड़े रास्ते, राजसी यूरोपीय शैली की इमारतें, सड़कों पर जीवन और गतिविधि को बहुत बारीकी से चित्रित किया गया है। उनके चित्रों में प्राचीन भारत की गतिहीनता और नवनिर्मित जीवंत यूरोपीय भारत के बीच स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। उन लोगों ने विकास के ऐसे पिक्चर, भारत में उस प्रकार के विकास उस समय नहीं थे, तो पिक्चर में ऐसे दिखाया गया कि इसे विकसित बनाया जा सकता है। डेनियल चित्रकारों ने अपनी पेंटिंग्स में परंपरा और आधुनिकता के बीच के अंतर को बहुत अच्छे से चित्रित किया है। इन चित्रों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन के सुशासन को स्थापित करने का प्रयास किया है, जो ब्रिटिश संस्कृति की श्रेष्ठता पर जोर देता है। इन चित्रों में यही मतलब प्रकट किया जाता था कि ब्रिटिश शासन कितना सुव्यवस्थित है, कितना अच्छा है, उसकी तारीफ के पिक्चर इस प्रकार से पेंटिंग किए जाते थे। नेक्स्ट में पोर्ट्रेट पेंटिंग दिया गया है। पोर्ट्रेट पेंटिंग ये जीवंत पेंटिंग कहा जाता है। औपनिवेशिक भारत में पोर्ट्रेट पेंटिंग भी बहुत लोकप्रिय हो गई। पेंटिंग की इस नई शैली में चित्र आदमकद चित्र थे, मतलब मनुष्य जितना बड़ा हो, लाइफ साइज इमेज जितना बड़ा, सेम उतने ही साइज का पिक्चर बनाना, और सजीव और वास्तविक दिखते थे। लाइफ लाइक एंड रियल, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लगता था। पोर्ट्रेट पेंटिंग की लोकप्रियता ने कई यूरोपीय पोर्ट्रेट चित्रकारों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उन्हें यह एक लाभदायक काम लगा। ऐसे ही एक चित्रकार थे जोहान जोफनी। जोहान जोफनी का नाम दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा आगे, इसलिए नाम को याद रखना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भारत में अपने 5 साल के प्रवास के दौरान उन्होंने कई पेंटिंग बनाई। मतलब 5 साल तक वो इंडिया में ही रहा था जोहान जोफनी। अपने चित्रों में उन्होंने अंग्रेज़ों को श्रेष्ठ स्वामी के रूप में चित्रित किया और भारतीयों को विनम्र, कमज़ोर और हीन दिखाया। सभी यूरोपीय जो थे उस तरह से दिखाने का प्रयास करते थे कि हिंदुस्तानी जो है वो कमज़ोर, विनम्र, इस तरह के लोग हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि भारतीय नवाब अपनी राजनीतिक शक्ति और अधिकार खो चुके थे, फिर भी वे खुद को शाही शख्सियत के रूप में चित्रित कराना चाहते थे। मोहम्मद अली खान एक ऐसा उदाहरण थे जो 1770 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के आश्रित पेंशन भोगी बन गए थे। मतलब है कि उस समय इंडिया पर कब्जा लगभग हो ही गया था।
तो उस समय एक शासक थे मोहम्मद अली खान, वह भी अंग्रेज़ों के गिरफ्त में, मतलब अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। वह उसे पेंशन देना पड़ता था, अंग्रेज़ों के यहाँ टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार से अपने अधिकार को वह खो चुका था। उन्होंने अपने चित्रों को चित्रित करने के लिए 2 विजिटिंग यूरोपीय कलाकारों टिली कैटल और जॉर्ज विलिसन को नियुक्त किया। अपने अधिकार और शक्ति के खोने की परवाह किए बिना वह पेंटिंग में खुद को शाही मुद्रा में देखकर खुश था। हालांकि वह अब एक गुलाम की ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन फिर भी पेंटिंग इस प्रकार के शाही पेंटिंग बनवा रहा था अपना खुद का। उसके बाद हिस्ट्री पेंटिंग्स, जिसको ऐतिहासिक पेंटिंग कह सकते हैं, हिस्ट्री पेंटिंग, इतिहास पेंटिंग 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में एक अन्य प्रकार की चित्रकला शैली बहुत लोकप्रिय हो गई। इसे इतिहास चित्रकला के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार के चित्रों में चित्रकार भारत में ब्रिटिश गतिविधियों का अनुकूल चित्रण करता हुआ प्रतीत होता है। कुछ चित्रों में ब्रिटिश विजयों को नाटकीय ढंग से चित्रित किया गया है। इन चित्रों में अंग्रेज़ों की शक्ति, उनकी जीत और उनके वर्चस्व का जश्न मनाया जाता था। चित्रकारों ने शाही इतिहास की कुछ घटनाओं को बड़े ही नाटकीय ढंग से कैनवास पर उतारा था। इस तरह के चित्र बनाए जाते थे, उनकी जीत के चित्र बनाए जाते थे, जश्न के चित्र बनाए जाते थे। इसको हिस्ट्री पेंटिंग कहते थे। इनमें से कुछ चित्रों में चित्रकार ने कुछ युद्धों के दृश्य चित्रित किए जिनमें ब्रिटिश विजय की महिमा स्पष्ट है। चित्रकारों ने अंग्रेज़ों को शक्तिशाली और अजेय साबित करने की कोशिश की है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चित्रकार भारतीय लोगों और शासकों को यह संदेश देना चाहते थे कि जो कोई भी अंग्रेज़ों का विरोध करने का साहस करेगा उसका दुर्भाग्यपूर्ण अंत होगा। वे लोग चित्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि सर्वश्रेष्ठ अंग्रेज़ लोग ही है। अंग्रेज़ चित्रकार जब अंग्रेज़ खुद ही थे तो अंग्रेज़ को ही तारीफ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में पॉइंट आ रहा है कोर्ट आर्टिस्ट, मतलब दरबारी कलाकार जो दरबारों में रहते थे, राजा के दरबार में। इन परिवर्तनों के संदर्भ में 2 प्रश्न उठते हैं। पहला, उन चित्रकारों का क्या हुआ जो अब तक लघु चित्र बनाते रहे थे, मतलब छोटा चित्र बनाते रहे थे। दूसरा, शाही कला की नई परंपराओं पर भारतीय दरबारी चित्रकारों की क्या प्रतिक्रिया थी। जो दरबारों में रहते थे तो उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, वे लोग क्या रिएक्शन दे रहे थे। आगे पेज पे देखते हैं। अलग अलग अदालतों में प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी। कुछ ऐसी पेंटिंग बनाई गई जिनमें स्थानीय शासकों को ब्रिटिश सेनाओं को हराते हुए दिखाया गया, लेकिन मुर्शिदाबाद के दरबार की पेंटिंग्स में हमें एक अलग प्रवृत्ति दिखाई देती है। चूँकि वे अंग्रेज़ों पर निर्भर थे, मुर्शिदाबाद अदालत ने स्थानीय लघु कलाकारों को अंग्रेज़ों की पसंद और कलात्मक शैलियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए मुर्शिदाबाद के चित्रकारों ने यूरोपीय यथार्थवाद के तत्वों को अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने आकृतियों को सजीव और वास्तविक दिखाने के लिए प्रकाश और छाया तकनीक का उपयोग किया। देखिए यहाँ पे जो लघु चित्रकार थे उन्हें बड़े चित्रकार बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया अंग्रेज़ों द्वारा, और वे लोग भी चाहते थे कि यथार्थवाद चित्र बनाया जाए, मतलब सेम टू सेम दिखने वाला चित्र बनाया जाए। और उन लोगों ने कुछ लाइट और शेडो का इस तरह का कोई टेक्निक इस्तेमाल किया। कुछ अदालतें चित्रकारों को समर्थन देने या उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। इससे चित्रकारों के पास अपनी आजीविका के लिए अंग्रेज़ों की ओर रुख करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। कहने का मतलब उस समय के जो शासक थे वे अंग्रेज़ों के अधीन हो गए थे, तो उन लोगों के पास चित्रकारों को उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए उसके पास धन नहीं थे। इसलिए उन लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए चित्रकार जो है वे अंग्रेज़ों की ओर रुख किए, मतलब उन लोगों की बातें मानने लगे। इस काल में विभिन्न प्रकार की पेंटिंग भी बनाई गई जिन्हें कंपनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। कुछ अंग्रेज़ अधिकारी ऐसे चित्र बनवाना चाहते थे जिनमें भारत की जीवन शैली का चित्रण हो। वे उन्हें पश्चिमी दुनिया को भी दिखा सकते थे, जिसे स्थानीय चित्रकारों ने त्योहारों और जुलूसों, व्यापार और शिल्प और इमारतों और स्मारकों की छवियां बनाना शुरू कर दिया। ये पेंटिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। इस तरह के पेंटिंग्स को अंग्रेज़ बनवाना चाहते थे जिसमें भारतीय छवि हो, और उस तरह के पिक्चर को वे ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों को काफ़ी लोकप्रिय था और उन लोग इस तरह के पेंटिंग्स को लिया करते थे। लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि सभी कलाकार दरबारी चित्रकार नहीं थे। उन्होंने नवाबों के लिए पेंटिंग बनाई, मतलब दरबारी चित्रकार सभी मतलब
दरबार के अनुसार काम करे ऐसा नहीं था। न्यायालय के बाहर भी चित्रकला का मुक्त रूप से विकास हो रहा था। कुछ ऐसे चित्रकार थे जो स्वतंत्र होकर पेंटिंग कर रहे थे। और आगे पॉइंट दिया हुआ है द न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट, नए लोकप्रिय भारतीय कलाकार, भारतीय कला। तो इसमें किस प्रकार से ये विकसित हुआ। 19वीं सदी में भारत के कई शहरों में कला का एक नया रूप विकसित हुआ। उस दौरान कलकत्ता एक वाणिज्य और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विस्तार कर रहा था। शहर ने नए अवसर प्रदान किए जहां लोग नई आजीविका कमाने के लिए आ सकते थे। इसलिए बहुत से ग्रामीण कलाकार अपनी कला के नए संरक्षकों और नए खरीदारों की आस में शहर में आकर बस गए। बहुत सारे लोग जो चित्रकारी जानते थे वे इसको अपनी आजीविका बनाने के लिए वे गांवों से आकर शहर में बसने लगे। इसे देखते हुए 19वीं सदी की शुरुआत में स्क्रॉल चित्रकार, जिन्हें पटुआ कहा जाता था, स्क्रॉल चित्रकार पटुआ कहा जाता था, और कुम्हार भी आसपास के गांवों से कलकत्ता चले गए। उन्होंने कला की एक नई शैली विकसित करना शुरू किया। 19वीं सदी की शुरुआत से पहले गांव के पटुआ और कुम्हार देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। 19वीं सदी के शुरुआत से पहले स्क्रॉल पेंटिंग में आकृतियां गोल नहीं बल्कि सपाट दिखती थी। अब कालीघाट चित्रकारों ने उन्हें गोल आकार देने के लिए छाया देना शुरू कर दिया ताकि चित्र त्रिआयामी दिखे। मतलब त्रिआयामी, जैसे कि एक डायमंड में जो चमक होती है वो अलग अलग तरफ से लाइट करती है, उस तरह से दिखाने का प्रयास कर रहे थे। 19वीं सदी के मध्य में कालीघाट कलाकारों की कृतियों में भी एक नया चलन देखा जा सकता है। कालीघाट चित्रकारों ने सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चित्र बनाए। उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से पश्चिमी बाबुओं का मजाक उड़ाया और भ्रष्ट पुजारियों की आलोचना की। वे अक्सर अपने आसपास देखे गए परिवर्तनों का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने अमीरों के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा भी जाहिर किया। जो चीज़ें वे यथार्थ में देखते थे उन्हीं से रिलेटेड अपनी चित्रकारी करते थे। उन्होंने पश्चिमी बाबू मतलब है कि अंग्रेज़ों के मजाक बनाने वाले चित्र भी बनाए और भ्रष्ट पुजारियों जो अपने धार्मिक मार्ग से हटकर कुछ ऐसे कार्य कर जाते थे जो नहीं करने चाहे थे, वही भ्रष्ट पुजारी थे, और उनकी आलोचना में भी ऐसे पिक्चर बनाए गए, मजाक उन लोगों का उड़ाया गया। अमीर लोगों के खिलाफ भी गुस्सा जाहिर किया उन्होंने। कालीघाट के चित्र बड़ी संख्या में छपकर बाजार में बिकने लगे। प्रारंभ में चित्र लकड़ी के ब्लॉकों पर उकेरे गए थे, मतलब लकड़ी पर जो है वो चित्र बनाया जाता था और उसको कलर लगा के उसमें ठप्पा जैसे लगाते हैं उस तरह से पिक्चर को प्रिंट किया जाता था। एक ही ब्लॉक से कई प्रतियां तैयार की जा सकती थी। बाद में यांत्रिक मुद्रणालय स्थापित किए गए जो उत्पादन कर सकते थे, मतलब है कि मशीनरी मैकेनिकल प्रिंटिंग हो सके इस तरह से बनाया गया, और मशीनरी प्रेस लगाया गया। इससे चित्र जो है वो ज़्यादा और जल्दी छप सके कम समय में। ये प्रिंट इतनी कीमत पर बेचे जा सकते थे कि गरीब भी उन्हें खरीद सके। मध्यवर्गीय भारतीय कलाकारों ने भी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। उन्हें ब्रिटिश कला स्कूलों में तेल चित्रकला और प्रिंट बनाने की नई विधियों का प्रशिक्षण मिला। कलकत्ता आर्ट स्टूडियो की स्थापना की गई जिसने पौराणिक चित्रों के साथ साथ प्रख्यात बंगाली व्यक्तित्व की जीवंत छवियां बनाई। ये पौराणिक चित्र यथार्थवादी थे, मतलब रियलिटिक थे। वे लगते थे कि बिल्कुल वही है। आपने देखा ही होगा दुकानों और सड़क के किनारे के स्टॉलों में लोकप्रिय हिंदी देवी देवताओं के चित्र वाले कई कैलेंडर देखे होंगे आपने। राष्ट्रवाद के प्रसार के परिणाम स्वरूप 20वीं सदी की शुरुआत के लोकप्रिय प्रिंटों ने राष्ट्रवादी संदेश देना शुरू कर दिया। कुछ चित्रों में राष्ट्रवादी नायकों को भारत माता के लिए अपना शीश बलिदान करते तथा देवी देवताओं को अंग्रेजों का वध करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में राष्ट्रवादी विचारों को व्यक्त करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को प्रेरित करने के लिए धार्मिक छवियों का उपयोग किया गया था। मतलब ये सारी चीज़ें जो है चित्र के माध्यम से दिखाया गया था। देवी देवताओं द्वारा अंग्रेजों का वध करते हुए, तो ऐसा तो यथार्थ नहीं था, लेकिन लोग ऐसा चाहते थे तो इस तरह से दिखाया गया था। अपने चित्र में इस तरह की घटनाओं को वे दिखाते थे। आगे पॉइंट दिया हुआ है द सर्च फॉर ए नेशनल आर्ट, एक राष्ट्रीय कला की खोज। 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद विकसित हुआ और कला और राष्ट्रवाद के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित हुआ।
कई कलाकारों ने ऐसी शैली विकसित करना शुरू कर दिया जिसे आधुनिक और भारतीय दोनों माना जा सके। केरल के रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। वह उन चित्रकारों में से थे जिन्होंने सबसे पहले एक ऐसी शैली बनाई जो आधुनिक और राष्ट्रीय दोनों थी। मतलब है कि हमारे देश में भी ऐसे कलाकार उत्पन्न हो रहे थे जो अंग्रेज़ों को यह बता सके कि तुम्हारी शैली से पीछे हम नहीं हैं, हम उससे कम नहीं है, और हमारी आधुनिकता भी बनी हुई है और राष्ट्रीयता भी बनी हुई है। दोनों थी, आधुनिकता और राष्ट्रीयता। उनकी पेंटिंग संस्कृति, साहित्य और भारतीय महाकाव्यों से संबंधित विषयों पर आधारित थी। मिथकों और किंवदंतियों के साथ यूरोपीय प्राकृतिकवाद का संयोजन उनकी विशेषता थी। उन्होंने तेल चित्रकला और यथार्थवादी चित्रण की पश्चिमी कला में महारत हासिल की, लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं से विषयों का चयन किया। उन्होंने रामायण और महाभारत के दृश्यों को कैनवास पर चित्रित किया। उनकी पौराणिक पेंटिंग्स बहुत लोकप्रिय हुई। रवि वर्मा एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने यूरोपीय कला को भी सीख लिया और अपनी जो राष्ट्रीयता की भावना जो देना चाहते थे अपने चित्र में, वह भी वो अपने चित्रों में शामिल कर रहे थे। रवि वर्मा ने बम्बई में एक चित्र निर्माण टीम और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जिसमें बड़ी संख्या में उनके धार्मिक चित्रों के रंगीन प्रिंट तैयार किए गए। अगला पॉइंट दिया हुआ है ए डिफरेंट विजन ऑफ नेशनल आर्ट, राष्ट्रीय कला का एक अलग दृष्टिकोण। बंगाल में अवनींद्रनाथ टैगोर, उनका जन्म और मृत्यु दिया हुआ है उसी में 1871 टू 1951 के आसपास राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह इकट्ठा हुआ। इनके आसपास अवनींद्रनाथ टैगोर, वे रवि वर्मा की कला को अनुकरणात्मक और पश्चिमीकृत मानते थे। उनका मानना था कि एक वास्तविक भारतीय शैली को गैर पश्चिमी कला परंपराओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और पूर्व के आध्यात्मिक सार को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने लघु चित्रकला की मध्यकालीन भारतीय परंपराओं और अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रकला की प्राचीन कला से प्रेरणा ली। उनकी पेंटिंग्स जापानी कलाकारों से प्रभावित लगती है जिन्होंने एशियाई कला आंदोलन विकसित किया था। मतलब है कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वे रवि वर्मा के पेंटिंग्स पर थोड़े से इस तरह के विचार रखते थे कि वे पश्चिमी सभ्यताओं से प्रेरित है और वे चाहते थे कि जो हमारा पेंटिंग हो वास्तविक भारतीय शैली के पेंटिंग हो, जो गैर पश्चिमी कला, मतलब उसमें किसी तरह की पश्चिम की कोई प्रभाव ना हो। उन दिनों के भारतीय शैली के चित्रों में हमें विभिन्न चित्रात्मक तत्वों का संयोजन देखने को मिलता था। उदाहरण के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों में राजपूत लघु चित्रों का प्रभाव देखा जा सकता था। नंदलाल बोस एक महान चित्रकार भी थे। उन्होंने कारीगरों और शिल्पकारों के दैनिक जीवन और प्राचीन किंवदंतियों के दृश्यों को चित्रित किया। उनके चित्रों में अजंता शैली काफ़ी स्पष्ट थी। 1920 के दशक में कलाकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई। वे अलग होने लगे उस शैली से जिसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने लोकप्रिय बनाया था। उनमें से कुछ का मानना था कि कलाकारों को वास्तविक जीवन का चित्रण करना चाहिए और प्राचीन कला रूपों के बजाय जीवित लोक कला और आदिवासी डिजाइनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस तरह नए कला आंदोलन बढ़े और कला शैलियाँ बदली। समय के साथ विचार बदलते हैं और विचारों के साथ जो काम करने का जो तरीका होता है उसमें भी बदलाव आता है। उस समय वो एक समय था जब उन्होंने पौराणिक चित्रों को, दृश्यों को, धार्मिक चित्रों को लेकर चले और वे अपने समय में काफ़ी प्रचलित हुए। लेकिन 1920 के दशक में कलाकारों ने विचार बदल लिया और जो समाज में जो घटनाएं घट रही थी या जिस तरह के दृश्य मिल रहे थे उसको डिजाइन करने के लिए उन्होंने अपना विचार लगाया उस पर। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है। अमृता शेरगिल ने अपनी पेंटिंग्स में लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दर्शाया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी मतलब डेली एवरीडे लाइफ जो है वो किस तरह से जीते हैं उन चीज़ों को दिखलाया। उनकी महिलाओं की आकृतियाँ भारतीय थीम पर आधारित थी। हालांकि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी पश्चिमी तकनीक अपनाने के लिए, लेकिन वो करेंट समय जो समय बीत रहा था उससे संबंधित चित्र को उन्होंने दिखाने को विचार किया। और आगे यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ केस स्टडी, मामले का अध्ययन, फोटोग्राफी और फोटोग्राफर, फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफर्स, इस तरह से दिया गया है। आपने यूरोपीय चित्रकारों के चित्र देखे होंगे जिनके माध्यम से उन्होंने भारत की
विभिन्न छवियां बनाई। ऐसे ही कुछ तस्वीरें फोटोग्राफर्स ने भी अपने कैमरे में क्लिक की। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप से फोटोग्राफर भारत आने लगे। उन्होंने फोटोग्राफी की कला को बढ़ावा दिया। उनमें से कुछ शाही वैसे चित्रकार थे जिन्होंने बम्बई की एक सड़क पर राष्ट्रवादी अधिकारियों की तस्वीरें बनाई। इन तस्वीरों में उन्होंने उन्हें अधिकार और शक्ति के आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया। कुछ ऐसे फोटोग्राफर भी थे जिन्होंने भारत को एक आदिम देश के रूप में पेश करने के लिए भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाया था, रिकॉर्ड किया। कुछ फोटोग्राफर जिनकी मानसिकता चित्रकारों जैसी ही दिए गए चित्र से स्पष्ट है। इनमें एक ब्रिटिश अधिकारी को केंद्र में दृढ़ और अधिकारपूर्ण मुद्रा में खड़ा दिखाया, जबकि उसके सैनिक उसके चारों ओर इकट्ठे हैं। और आगे यहाँ पे मुंबई का एक दिखाया गया है, आर्किटेक्चर मुंबई एंड चेन्नई। अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित इमारतों पर अंग्रेजी स्थापत्य शैली की छाप दिखती है। बम्बई ऐसी इमारतों का एक ज्वलंत उदाहरण है। बम्बई की सबसे शानदार इमारतों में से एक विक्टोरिया टर्मिनल है, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इसे 1888 में बनाया गया था और इसका नाम इसके नाम पर रखा गया था, विक्टोरिया टर्मिनल। ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का। इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया, सभी महारानी लोग का नाम वहाँ पे विक्टोरिया ही रखा जाता है, विक्टोरिया 1, 2, 3 इस तरह से। अभी भी जो महारानी होगी उसका भी नाम विक्टोरिया ही होगा। इस वास्तुकला की नव गॉथिक शैली के बेहतरीन उदाहरण द्वारा डिजाइन किया गया था। यह हुआ स्टेशन और मध्य रेलवे का मुख्यालय है, जिसे यूनेस्को ने 2004 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। एक और उल्लेखनीय संरचना गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसे 1911 में भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए पारंपरिक गुजराती शैली में बनाया गया था। बम्बई में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कई अन्य उल्लेखनीय इमारतें थीं। ऐसे ही एक है विक्टोरिया टर्मिनल के पीछे जनरल पोस्ट ऑफिस। इसमें एक शानदार गुंबद है जो बीजापुर के गोल गुंबज के गुंबद जैसा दिखता है। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है जनरल पोस्ट ऑफिस, द जनरल पोस्ट ऑफिस। इसके आगे द टाउन हॉल बनाया गया है। सचिवालय, टाउन हॉल, बम्बई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय कुछ अन्य इमारतें हैं जो उल्लेख के लायक हैं। इस तरह की चीज़ें मुंबई में बनाई गई है। इसके अलावा जो चेन्नई की बातें यहाँ पे हो रही है, चेन्नई में मद्रास, जिसे आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश गतिविधियों का केंद्र था यह भी, चेन्नई भी। इस तरह अंग्रेज़ों ने वहाँ कई इमारतें बनवाई जो शहर की पहचान बन गई। 1639 में बना फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई की सबसे पुरानी और बहुत प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। अभी हाल तक इमारत के एक हिस्से का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता था। राज्य सचिवालय और राज्य विधानमंडल का इस उद्देश्य से किया जा रहा है। उसके बाद आगे दिया हुआ है मद्रास उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट 1892 में बनाया गया था। यह दुनिया के सबसे बड़े न्यायिक परिसरों में से एक है। इसका पिक्चर दिया गया है। और एक लास्ट दिया गया है ब्रिटिश काल की कुछ अन्य इमारतें, दक्षिणी रेलवे मुख्यालय, चेन्नई रेलवे स्टेशन और प्रेसिडेंसी कॉलेज है। मरीना बीच के दक्षिण छोर पर सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका है। इसमें एक सुंदर रंगीन कांच की खिड़की है जो सेंट थॉमस की कहानी को दर्शाती है। यह दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा का केंद्र बन गया है। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके आगे आप समरी देख सकते हैं। पूरी स्टोरी जानने के बाद समरी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए मैं आप लोगों को एक ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ तक हमारे एक स्टूडेंट की कॉपी से हमें मिला हुआ है। तो चलिए उसी से मैं आप लोगों को आंसर कर देता हूँ। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे है चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट में यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ है। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरिटी हो सकता है कंप्लीट ना मिले, आप अपनी वीडियो की क्लियरिटी को रेजोल्यूशन को आप बढ़ा लेंगे। उसके बाद हो सकता है कि इसके बाद भी आपको पढ़ने में दिक्कत हो। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। हुज एल्बम ऑफ इनग्रेविंग्स बिकेम मोस्ट फेमस। इसका आंसर हो जाएगा डेनियल पेंटर्स। डेनियल पेंटर्स ए नंबर में है। उसके बाद नेम द पेंटर हु बिकेम नॉन फॉर हिस्ट्री पेंटिंग, तो फ्रांसिस हेमन। और क्वेश्चन नंबर 3, हुज मैथोलॉजिकल पिक्चर्स बिकेम वेरी पॉपुलर, राजा रवि वर्मा। इसके आगे
4 नंबर, इसमें कह रहा है बाय विच नेम इज़ विक्टोरिया टर्मिनस नॉन एट प्रेजेंट। तो अभी के समय में विक्टोरिया टर्मिनस किस नाम से जाना जाता है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये ए नंबर में दिया हुआ है। और आगे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, थॉमस डेनियल एंड हिज नेफ्यू वेयर फेमस पेंटर्स। उसका नाम था क्या? विलियम डेनियल था। और जॉन जॉफनी वाज द फेमस पोर्ट्रेट पेंटर हु केम फ्रॉम यूरोप से आया था वो। और नेक्स्ट में दिया हुआ है 2 यूरोपियन पेंटर्स टीली केटल एंड जॉर्ज विल्सन पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ नवाब मोहम्मद अली। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है 4 में दिया हुआ है द पेंटर्स। देखिए यहाँ पे कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे एस छूटा हुआ है। तो द पेंटर्स लिविंग इन द लोकल विलेज ऑफ कालीघाट वेयर कॉल्ड पटुआस बोल सकते हैं या स्क्रॉल पेंटर्स बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका आंसर ये स्पेलिंग हो जाएगा PATUAS पटुआस, ये हो जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं, आप ये इसको ठीक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ है द आर्ट फॉर्म विच ट्राई टू कैप्चर एग्जैक्टली व्हाट द आई सो इज कॉल्ड। मतलब सेम टू सेम वैसा ही लगे। वो उस पिक्चर को क्या कहा जाता था? तो रियलाइजर यहाँ लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे ये सही नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा पोर्ट्रेट पेंटिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में पेंटिंग्स विच डिपिक्टेड सीन्स फ्रॉम ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री एंड ब्रिटिश विक्ट्रीज आर कॉल्ड। उसकी विक्ट्री को जहाँ दिखाया जाता था, तो वैसे पिक्चर को, वैसे पेंटिंग को हिस्ट्री पेंटिंग कहते थे। ए ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट आर्टिस्ट इन बंगाल स्टार्टेड गैदरिंग अराउंड अवनींद्रनाथ टैगोर। और नेक्स्ट में राजा रवि वर्मा वाज ए ग्रेट पेंटर एंड स्कल्प्टर। कि इसका स्पेलिंग जो है ये है SCULPTOR। फोर्ट ST जॉर्ज इज सिचुएटेड एट चेन्नई, यहाँ पे हो जाएगा चेन्नई। उसके बाद कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है स्पेशली उतना डिटेल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे बाकी सभी ट्रू है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये सभी ट्रू है। एक सिर्फ 2 नंबर का जो है वो फॉल्स है। यहाँ पे ये हो जाएगा, नोट डाउन कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। चलिए यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट में दिया हुआ है मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ डेनियल पेंटर का कोई दो गुण बतलाने के लिए कह रहा है। क्या लिखा हुआ है? दे प्रोड्यूस लैंडस्केप्स ऑफ ब्रिटेन्स न्यूली कॉन्क्यूड टेरिटरीज इन इंडिया विच वेर वेरी अट्रैक्टिव। देयर लार्ज ऑयल पेंटिंग्स ऑन कैनवास वेर एक्सहिबिटेड इन ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये 2 नंबर में गिव वन रीजन वाई द यूरोपियन पोर्ट्रेट पेंटर्स कैम टू इंडिया। इसका 2 रीजन मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेनी यूरोपियन पोर्ट्रेट पेंटर्स टू कम टू इंडिया एज दे फाउंड दिस ए स्पेनफुल जॉब। पोर्ट्रेट पेंटिंग बिकम वेरी पॉपुलर इन कॉलोनियल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेम 2 यूरोपियन पेंटर्स हु मेड द पोर्ट्रेट ऑफ नवाब मोहम्मद अली। टीली केटल एंड जॉर्ज विल्सन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग डबल L होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। क्या हो जाएगा? WILLISON विल्सन। चलिए इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। were 2 European painters who made the portrait of Nawab। नेक्स्ट क्वेश्चन है which painters came to be known as company paintings। The local painters started producing images of festival and procession, traders and crafts and building
एंड मोनूमेंट्स विच वेयर नॉन एज कंपनी पेंटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम सम ऑफ द बिल्डिंग्स मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, द गेटवे ऑफ इंडिया, द टाउन हॉल, द मद्रास हाई कोर्ट, फोर्ट st जॉर्ज, द जनरल पोस्ट ऑफिस। कई इस तरह से बिल्डिंग्स है जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था और आज भी ये देखने लायक की जगह है। तो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे सॉल्यूशन को पा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।